दोस्तों, आज परवीन साकिर की जीवन और परिचय बताने जा रहा हूँ। रंगों, खुशबुओं, मिलन और जुदाई के नाजुक जज्बात की शायरा परवीन साकिर का जन्म 24 नवंबर 1952 को कराची में हुआ। इसके पुरखों का वतन पट्टी, जिला दरभंगा, पटना था, जहाँ से इसके माता पिता 1949 ईस्वी में हिजरत करके ननिहाल, पाकिस्तान में जा बसे। परवीन के ननिहाल अफजलपुर, पटना में थे। इसके पिता का नाम साकिब हुसैन साकिर था। वो एक अच्छे शायर भी थे। इस तरह देखा जाए तो परवीन साकिर को शायरी विरासत में मिली। साकिर साहब 1984 में रिटायर हुए और मामूली बीमारी के बाद 1992 में उनका इंतकाल देहांत हो गया। परवीन की बड़ी बहन नसरीन ने बीए करके होम्योपैथी सीख ली थी। डॉक्टरी का ये पेशा वालिद के इंतकाल कर जाने के बाद माँ की दिल की बीमारी में उसका इलाज कराने और परवीन को अच्छी तालीम शिक्षा दिलाने में बहुत मददगार साबित हुआ। परवीन बचपन से ही बहुत ज़हीन, प्रतिभाशाली, लायक और होशियार विद्यार्थी थी। वह हर कक्षा में अच्छी पोजीशन लेकर पास होती थी। उसके 1996 में रिजविया गर्ल्स हाई स्कूल कराची से मैट्रिक की और 1971 में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर साथ बीए ऑनर्स की। 1972 में जामिया कराची में दाखिला लिया और एमए इंग्लिश बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। इसके बाद भाषा विज्ञान में भी एमए कर ली। 1992 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में मास्टर इन बैंक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। लगभग 9 साल अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर लेक्चरर काम किया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने पर परवीन ने कस्टम के महकमे की मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1986 में बतौर सेकेंड सेक्रेटरी सीबीआर इस्लामाबाद नियुक्ति हुई। परवीन ने बतौर डिप्टी कलेक्टर इस्लामाबाद भी अपना फर्ज बखूबी निभाया। इस खूबसूरत, होनहार और हुनरमंद लड़की ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बहुत से रिश्ते आने शुरू हो गए। आखिर 1976 में परवीन की शादी अपनी मौसी के ही लड़के नसीर अली के साथ, जो फौज में डॉक्टर था, हो गई। परवीन की शादीशुदा जिंदगी ज़्यादा अरसे तक खुशगवार नहीं रही। शायद इसकी वजह ससुराल का रियायती माहौल और आपसी गलतफहमियां हो। इसके अलावा भी परवीन की ज़िंदगी में कुछ और दुखदाई घटनाएं हुई, लेकिन 1987 में तलाक की घटना ने उसके दिल और दिमाग और शख्सियत को बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया, जिसका असर उसकी शायरी में जगह जगह रचा बसा नजर आता है। लेकिन शायराना बुलंदियों को छूती और बहुत ही तकलीफदेह हालात का मुकाबला करती इस शायरा के लिए कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 1994 को परवीन का अपने दफ्तर जाते हुए एक कार हादसे में 42 साल की उम्र में ही देहांत हो गया। यादगार के तौर पर वे खूबसूरत शायरा शायरी के कई अनमोल तोहफे और डॉक्टर नसीर से एक बेटा मुराद छोड़कर अपने मलिके हकीकी से जा मिली। शायरी हमारे मर्द हावी, पुरुष प्रधान समाज में शेर और शायरी के मैदान में भी ज़्यादातर मर्दों की ही प्रधानता और प्रमुखता रही है। उर्दू अदब की तारीख में कुछ बेगमों, शहजादियों और नाचने गाने वालियों की रियायती किस्म किस्म की शायरी का थोड़ा बहुत जिक्र जरूर मिल जाता है, जो शायद नई नस्ल के लिए किसी विशेष कशिश का केंद्र नहीं हो सकता। आज से कोई 50-60 साल पहले कुछ औरतों ने खुलकर सामाजिक दमन, दबाव और जब्र के खिलाफ अपने विचारों और भावनाओं को कविता के जरिए प्रकट करके अपनी अलग पहचान दर्ज करानी शुरू कर दी थी। वो शायरा चाहे अदा जाफरी, सारा सगुफ्ता, फहमीदा रियाज, किश्वर नाहिद हो या बड़े थोड़े समय के बाद परवीन साकिर, इन सभी महिला शायरों के विचार और अभिव्यक्ति के मसले लगभग एक ही से रहे। अदब, साहित्य और शेरो शायरी के मैदान में कबूलियत मान्यता मर्दों के हिस्से में आई, उससे शायरी का महिला वर्ग आज
तक महरूम वंचित ही रहे। परवीन साकिर की मिसाल हमारे सामने है। समाज में एक खास मुकाम रखने वाली इस औरत की जाति जिंदगी के जिस दुख दर्द दबाव जबर और मानसिक तनाव और बिखराव में गुजरी, उसकी टीस और पीड़ा इसकी शायरी में हर जगह बिखरी हुई मिलती है। अपने काव्य संग्रह सदवर्ग की भूमिका में अपनी कष्टदायक परिस्थिति की अभिव्यक्ति वह इन शब्दों में करती है। मेरा गुनाह यह है कि मैं एक ऐसे कबीले में पैदा हुई जहां सोच रखना जुर्म में शामिल है, लेकिन कबीले वालों से यह भूल हुई कि उन्होंने मुझे पैदा होते ही जमीन में नहीं गाड़ा, और अब दीवार में चुना देना उसके लिए अखलाकी, नैतिक और तौर पर इतना आसान नहीं रहा। देखा जाए तो परवीन साकिर की पूरी शायरी स्त्री जाति के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की बुलंदियों की शायरी है। वो इस बात की सच्चाई को ना सिर्फ कबूल ही करती है, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ इसका इजहार भी करती है कि औरत के तौर पर सर उठा के जीना और अपनी भावनाओं को रचनात्मक क्रिया का हिस्सा बनाने से नकारात्मक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करना है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने जाति जज्बात को पूरी ताकत के साथ गजल में समो देती है। वो सख्त और गंभीर स्थिति का सच्चा और आत्मीय चित्रण नारी सुलभ लब को वो लहजे की नरमी और कोमलता को बरकरार रखते हुए करती है। परवीन साकिर का पहला काव्य संग्रह खुशबू 1977 में, जब वो सिर्फ 25 साल की थी, प्रकाशित हुआ। इस किताब में शामिल गजलों और नज़मों में हम नारी सरोकारों की वो खुददारी जो परवीन साकिर की काव्यमयी प्रकृति और प्रकृति का हिस्सा है, महसूस कर सकते हैं कि इस किताब की भूमिका में परवीन की इस खुददारी का जज्बा हमें उसकी खूबसूरत और दिलकश शायराना शख्सियत के परिचित कराता है। वो लिखती है, जज्बे का हुस्न तो उसकी सच्चाई है और इजहार की दिलकशी उसका यकीन है। सो ये लड़की भी जब आपसे बात करेगी तो उसकी पलकें बेशक भीगी हुई होगी, लेकिन ध्यान से देखना उसका सर उठा हुआ है। खुशबू के बाद परवीन साकिर की शायरी में और भी पुख्तगी और गहराई आती चली गई। इसकी दूसरी किताबें सदवर्ग 1980, खुद कलामी 1990, इनकार 1990 और कफे कफे आईना 1996 की भी खूब पजीराई अस्वीकार्यता हुई। सर उठा के जिंदगी में जीने का ये जज्बा, हौसला और यकीन परवीन साकिर की शायराना शिनाख्त का जरिया बना। ये अलग बात है कि इस जज्बे की तेज आंच की तरह मायूसी और महरूमी की वो ठंडक भी पाई जाती है जो अपनी जात, अपनी हस्ती, अपनी भावनाओं और ख्वाहिशों को न समझे जाने की उस ट्रेजिडी की उपज है, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि उसकी शायरी को एक गमनाक और दर्द भरी फजा बख्श दी, जो हर पहलू से हसीन भी है और सरदार भी है। कैसे कहूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, कैसे कहूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है कि मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो अपनी एक जात में कुल कायनात था, वो अपनी एक जात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। हमें खबर है हवा का मिजाज रखते हो, हमें खबर है हवा का मिजाज रखते हो, मगर ये क्या किया कि जरा देर को रुके भी नहीं। इश्क ने सीख ही लिया वक्त की तकसीम कि अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। इश्क ने सीख ही लिया वक्त की तकसीम की, अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। कलात्मक पक्ष से भी परिवर्तन परवीन साकिर की शायरी में उपमाओं और प्रतीकों और रूपकों का इस्तेमाल बहुत ही स्वाभाविक और दिलकश है। रंग, रोशनी, खुशबू, चांद, तारा, सूरज आदि शब्दों को परवीन ने बतौर रूपक अलंकार नारी के सूक्ष्म और संवेदनशील जज्बात के इजहार के लिए बड़ी ही महाभारत से बरता है। विशेष रूप से चांद शब्द को परवीन ने महबूब के रूपक के तौर पर बड़े ही दिल फरेब अंदाज के साथ अपनी शायरी के ताज में नगीने की तरह जड़ दिया है। ओ चांद बनके मेरे साथ साथ चलता रहा, मैं उसके हिज्र की रातों में कब अकेली रही। चांद भी मेरी करवटों का गवाह, मेरे बिस्तर की हर सिकन की तरह। रात की शायद 1 बजे हैं, सोता होगा मेरा चांद। परवीन की शायरी एक जवान लड़की के रंगीन सपनों और उनके टूटने बिखरने की शायरी है। इश्क और मोहब्बत के सारे रंग और प्रसंग, जैसे रूठना, मनाना, बिछड़ना, शक, संदेश, समर्पण, मिलन, वियोग आदि परवीन की
शायरी में चलती फिरती तस्वीरों की तरह हमारे दिलों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। ओ कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ओ कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। मैं उसकी दस्त रस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज्जा से मांगता है। मैं उसकी दस्त रस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रज्जा से मांगता है। कमाले जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। परवीन साकिर की गजल की दुनिया के एक और महत्वपूर्ण रूपक संकेतात्मक शब्द खुशबू, और खुशबू का ये रूपक महबूब की चाहत भी है। और एक औरत के वजूद की नरमी और कोमलता के साथ हुस्न की नजाकत भी। इसे हम एक जवान और अलहड़ युवती के एहसास और जज्बे के साथ भी जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर चंद शेर मुलाहिजा फरमाए तो वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा।